हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हो। एक एजुकेशन परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि आज का हमारा यह क्लास समास का होने वाला है, आपको पता है कि हम आज संस्कृत व्याकरण किसको देखने वाले हैं, संस्कृत व्याकरण को देखने वाले हैं। इसमें हमने अपने संधि को समाप्त कर दिया है, धातु रूप बचा है, प्रत्यय बचा है, इसे हम देखेंगे और जो विभक्ति है उसे देखेंगे। आज जो हमारा है समास, पहले हम समास के शब्द को तोड़ते हैं और इसके अर्थ को पूर्ण रूप से तोड़कर इसका भी आज हम संधि कर देंगे। और देखिए समास आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आने लगेगा। तो लिखते हैं समास। क्या हो गया प्यारे साथियों? समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है? सम धन आस में, सम प्लस आस में। सम प्लस आस में क्या है? बना हुआ है। सम प्लस आस में। सम मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? सम्यक। सम्यक। सम्यक मतलब क्या होता है? उचित, ठीक, सही। सम्यक का मतलब क्या हो गया? सम मतलब सम्यक, सम्यक मतलब उचित, उचित मतलब ठीक, ठीक मतलब सही हो गया। और आस मतलब बैठाना या बिठाना। आस मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों? बैठाना या क्रम से उचित करना, ठीक है, या बैठाना, बैठना। तो इसमें हम करते क्या है? हमें शब्द मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे और इसका हमको क्या कर देना है? पद बनाना है। क्या बनाना है प्यारे साथियों? पद बनाना है। जो पद होते हैं, पद जो होते हैं उसे हम क्या करते हैं? बना देते। इसमें आती है कारक की विभक्ति हमारा, जैसे आस, ये आस है, देखिए बैठाना, और इसका अर्थ हो गया एक मिलना भी होता है। जैसे आप जब इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब उससे नए विकार उत्पन्न होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब इसमें पद क्या होते हैं? इसमें पद क्या होते हैं? हम उस पद को समझेंगे। पद कैसे बनता है? देखिए पद क्या होगा? शब्द होगा और कारक होगी। शब्द होगा, शब्द प्लस कारक की विभक्ति। साथ में इसको लिखते चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए शब्द प्लस कारक, शब्द और कारक मिलके क्या बनते हैं हमारे प्यारे साथियों? पद। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले ले इस शब्द और कारक को समझकर पद कैसे बनता है। यदि हम आपको दे दे गंगा का जल, क्या दे दे? गंगा का जल यदि दे दे तो आप क्या बना देंगे? देखिए यह हमारा क्या है? गंगा जल। प्यारे साथियों गंगा जल। जब आप इसको तोड़ते हैं तो किसमें टूट जाएगा? गंगा का जल, गंगा का जल। अब देखिए यह जो गंगा है ये किस रूप में है प्यारे साथियों? संज्ञा है। गंगा को हम क्या लेते हैं? संज्ञा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ लिया होगा। स्थान, जगह, किसी के नाम, वस्तु को जब हम रखते तो वो हमारा क्या होता है? संज्ञा। किसी वस्तु, जगह, स्थान का नाम हम संज्ञा में रखते हैं। तो गंगा का जल। अब इसमें जल और गंगा के बीच में कौन जुड़ रहा है? का विभक्ति लगी है। यही हमारा क्या है प्यारे साथियों? विभक्ति। अर्थात का हमारा क्या हो गया? कारक। का हमारा क्या हो गया? कारक हो गया। और कैसा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में। तो का की के संबंध कारक। कौन सा है ये कारक? संबंध कारक है। कौन सा कारक है मेरे प्यारे साथियों? संबंध कारक है। जब संबंध, संज्ञा और कारक, सब संज्ञा और कारक मिलकर क्या बना दिए? आपके पद। और पद बन गए तो हमारे क्या बन गए? गंगा का जल, अर्थात गंगा जल।
अब आपको समझ में आ गया ने पद कैसे बना, शब्द होगा और उसके साथ कारक होगी। कारक आपको याद होना चाहिए, विभक्तियां जो होती हैं, गंगा का जल, गंगा और जल के बीच दोनों को कौन जोड़ रहा है, संयोजित कर रहा है, योग कर रहा है का। तो का हमारा क्या है, कारक है। किस रूप का कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए, का हमारा क्या है, कारक है। कौन सा, संबंध कारक रूप में है। और गंगा हमारा क्या है, संज्ञा के रूप में है। तो हमने संज्ञा और कारक को लेने के बाद हमारा क्या बन गया, पद बन गया। जब इसको आप जोड़ दिए उसी रूप में आ गया, अर्थात गंगा का जल। और गंगा जल, और यह आपने क्या किया था, समास विग्रह। तो आपको समास दो शब्दों में मिल गया, सम प्लस आस। सम का मतलब क्या होता है, सम्यक, उचित, ठीक, सही क्रम से बिठा देना या उसको मिला देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और पद कैसे बनते हैं, शब्द होगा और कारक होगी, विभक्ति होगा, उसके साथ वो क्या कर जाएगा, मेल कर जाएगा, तो वह पद के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए इसके परिभाषा को, कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जिस नवीन शब्द का निर्माण होता है और उसमें लगने वाले नियम को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास की परिभाषा आपको आ गई। परिभाषा यदि पूछ ले तो दो या दो से अधिक पद होंगे। पद एक वाक्य में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। जब आप उसको मिलाते हैं, एक में करते हैं, तो उससे एक नवीन पद का अर्थात एक नए शब्द का निर्माण होगा और उसमें जो नियम लगेंगे वह नियम लगा के हम उस संज्ञा अर्थात समास का नाम दे देंगे। देखिए अब हम इसके अंग पर बात करते हैं। जैसे आपके अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, कान, नाक, दिस, दैट, वाई, वाह, जो भी है वो क्या है, अंग है। तो समास के भी कुछ हाथ पैर होंगे, उसे चलने के लिए, उसके गमन करने के लिए वह आवश्यक है। तो समास को गमन करने के लिए कौन कौन से अंग है, चार अंग है, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। देखिए पूर्व पद, पूर्व पद किसे कहते हैं, पूर्व मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, पहला होता है। पूर्व मतलब पहला होता है। तो आप इसमें एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, जो पद पहले लिखे जाते हैं। पूर्व पद, जो पद पहले लिखे जाते हैं वो हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। अब उत्तर मतलब बाद में, अंत में, उत्तर मतलब बाद में। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो पद बाद में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उत्तर पद कहते हैं। अच्छा समस्त पद क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हम क्या करते हैं, समस्त पद बना देते हैं। समस्त पद क्या हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देना ही समस्त पद कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पूर्व पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देना और यही क्या कहलाता है प्यारे मित्र, समस्त पद। अर्थात दोनों पद को एक बार एक साथ मिला देना ही समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह देखिए क्या होता है, विग्रह मतलब क्या होता है, अलग कर देना। विग्रह मतलब क्या होता है, अलग कर देना। और समास आप पढ़ रहे हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम अलग कर देते हैं, पूर्व पद है, विग्रह मतलब टूट जाना, समस्त पद मतलब जोड़ देना। और समास क्या, विग्रह क्या होता है, देखिए लिख रहे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को
कारक विभक्तियों के साथ क्या लिखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद को कारक विभक्तियों के साथ, को कारक विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के साथ अलग कर देना, विभक्तियों के साथ अलग कर देना ही क्या कहलाता है, अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। अलग करना ही समास विग्रह, समास विग्रह कहलाता है। तो आपको यह चीजें समझ में आई कि समास के अंग कितने हो गए, 4 हो गए। पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, समस्त पद हो गया और समास विग्रह। पूर्व पद क्या है, जो पद हम पहले लिखेंगे, जो पद हम पहले लिखेंगे वह हमारा क्या होगा, पूर्व पद होगा। जो पद बाद में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देना, एक साथ जोड़ देना ही वह क्या कहलाएगा, समस्त पद। और समास विग्रह क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद को कारक विभक्तियों के साथ, कारक विभक्तियों के साथ जब हम अलग कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, समास विग्रह हो जाता है। अब इसमें एक उदाहरण मिला है, जैसे आपको राजा का पुत्र, क्या दिया गया है, राजा का पुत्र। जब आप राजा के पुत्र को देखते हैं तो इसमें आप पहचानिए उत्तर पद कौन है, पूर्व पद कौन है। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। हम इधर लिख लेते हैं, जैसे राजा का पुत्र, ये आ गया आपका राजा का पुत्र। अच्छा, ये देखिए राजा इसमें क्या है, राजा इसमें पूर्व पद है। क्या है, पूर्व पद है, पूर्व पद। और का इसमें क्या है, कारक, और वह भी कैसा कारक, संबंध कारक, अर्थात विभक्ति का काम। और पुत्र क्या है, इसमें उत्तर पद है। कौन सा पद है, उत्तर पद। जब आप इसको, राजा का पुत्र को जब आप इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, समस्त पद राजपुत्र के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा, राजपुत्र में। किसमें आ जाएगा, राजपुत्र। राजपुत्र आ गया तो हमारा क्या बन गया, यह समस्त पद बन गया। यह हमारा क्या बन गया प्यारे साथियों, इसी को हम कहेंगे समस्त पद, समस्त पद। देखिए अब आपको समझ में आ गया। जब यही आप विग्रह करेंगे, राजपुत्र को जब अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राजा का पुत्र, अर्थात हमारा फिर से समास विग्रह हो जाएगा। जैसे अब यदि आप करते हैं तो क्या मिल जाएगा, राजा का पुत्र, वही प्राप्त होगा। और ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह। ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह, समास विग्रह। तो अब आपको समझ में आया पूर्व पद कौन से है, उत्तर पद कैसे है और समस्त पद कैसे है। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए राजा का पूर्व पद मिल गया, उत्तर पद, कारक, समस्त पद और समास विग्रह। अब हम आगे चलते हैं, इसके भेद पे देखते हैं, समास के भेद। आपको पता होना चाहिए समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद है। एक है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जो पढ़ने के लिए दिए गए हैं वो 3 ही समास है। एक है इसमें अव्ययी भाव समास पढ़ना है, दूसरा हमको पढ़ना है कर्मधारय समास और तीसरा हमारा है बहुव्रीहि समास। हमको यही 3 समास को पढ़ना है। देखिए यदि कभी पूछ दे आपको पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, या फिर आप यदि अपने शॉर्ट
एक ग्राफ के रूप में समझना चाहते हैं तो हम आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में हमारे पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसका होगा प्यारे साथियों? पूर्व पद की, पूर्व पद की प्रधानता। किसके पद की प्रधानता होगी? पूर्व पद की प्रधानता होगी। और तत्पुरुष समास में, जो तत्पुरुष समास हमारा है, इसमें जब हम देखेंगे, जब इसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता दिखाई जाती है। किसकी प्रधानता दिखाई जाती है? उत्तर पद की प्रधानता दिखाई जाती है। किसमें? तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता। अच्छा ठीक है, पद की प्रधानता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसे उस पद को हम देखकर ही पहचान करेंगे कि यह कौन सा समास है और उस समास पर हम विग्रह करेंगे। कर्मधारय समाज में किस पद की प्रधानता होती है? जब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। किस पद की? उत्तर पद की प्रधानता होती है। यदि आपसे पूछ ले कि तत्पुरुष समाज में किस पद की प्रधानता के आधार पर तुम समाज को पहचानते हो, तो यहां यदि आप देखे रहेंगे, यदि इस चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे तो तुरंत बता देंगे कि उत्तर पद की प्रधानता से हम क्या इसको या इसका स्पष्टीकरण इस समास का हम कर सकते हैं। द्विगु समास में, द्विगु समास में किसकी पद की प्रधानता होती है? वही पद होता है, उत्तर पद की भी इसी में प्रधानता होती है। द्विगु समास का भी उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? समस्त पद की प्रधानता, समस्त पद अर्थात पूर्व पद भी होगा। द्वंद्व मतलब क्या? दोनों विचारों में द्वंद्व चलता रहेगा कि कौन सही है कौन गलत, तो दोनों पद की प्रधानता अर्थात क्या लिख देंगे? समस्त पद की प्रधानता, समस्त पद की प्रधानता, समस्त पद की प्रधानता। और जब बहुव्रीहि समास आपके सिलेबस में है, आप देखेंगे बहुव्रीहि समास में न तो हम पूर्व पद को रखेंगे ना ही उत्तर पद को, इसके अलावा जो तीसरा पद आएगा उस पद की हम प्रधानता देते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? जब तीसरे पद की प्रधानता हमने बताया, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह, चार ही तो बताया, तो आप इसमें लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता। बहुव्रीहि समास में किसका होगा? अन्य मतलब जो दूसरे के बाद आएगा, वह किस रूप में हो जाएगा? अन्य पद की प्रधानता के रूप में, अन्य पद की प्रधानता। अब मेरे प्यारे साथियों, यह देखने का प्रयास करिए कि मैंने पद को बता दिया तो पूर्व पद कितना हो गया? पूर्व पद केवल एक में ही तो मिल रहा है, तो पद के आधार पर पूर्व पद एक में हो गया। किसमें? अव्ययी भाव में हो गया। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है, इसमें इन तीनों में उत्तर पद की ही प्रधानता है, तो इन तीनों को हम लिख सकते हैं दूसरा पद हो गया। समस्त पद जो है यह हमारा तीसरा पद, और बहुव्रीहि समास हमारा हो गया चार। तो आप से यदि कोई पूछ ले कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे चार। पद की प्रधानता पर समास के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। आपको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, पद की प्रधानता के आधार पर, नोट में, पद की प्रधानता के आधार पर, पद के प्रधानता के आधार पर, पद के प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। बच्चों, यह आपको समझ में आ गया होगा कि पद की प्रधानता हमने आपको कैसे दिखाया और वह हमारे चार भेद हमको
मिल भी गए। तो आपको पद समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो पद है वो कौन सा है, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। हमने समास के भेद को भी देख लिया। अब हमारा जो आपके सिलेबस में है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, अथवा दोनों में से कोई एक अव्यय हो, या दोनों पद मिलकर अव्यय का अर्थ देते हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यदि आपसे परिभाषा लिखने के लिए दे तो आप केवल इतना लिख सकते, इतना बड़ा नहीं, हमने केवल आपको एक समझाने का प्रयास किया। आप क्या लिख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद की प्रधानता हो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसीलिए हमने भेद में ही आपको बता दिया कि पूर्व पद की प्रधानता होती है किसमें, अव्ययी भाव में। तो जिस समास का पूर्व पद हमको क्या मिल गया, अव्यय मिल गया। नोट में हमने आपको लिख दिया अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग जो होता है वह एक वचन में ही रहेगा। आपको एक वचन याद होना चाहिए, वचन जो रूप है आप उसे क्या करिए, मनन करिए, याद करिए। पहला पद अव्यय, दूसरी संज्ञा होगी, यह शर्त है इसके। पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, दूसरा संज्ञा होगा। अभी कैसे उदाहरण के माध्यम से दिखा रहे। अव्ययी भाव समास का विग्रह नहीं होता, इसका हम विग्रह कर ही नहीं सकते, इसकी हम व्याख्या करते हैं। नीचे लिखा है अव्ययी भाव सिर्फ व्याख्या होता, अव्ययी भाव का, ठीक है, अव्ययी भाव का सिर्फ व्याख्या होता है, अव्ययी भाव का सिर्फ व्याख्या होता है। कैसी व्याख्या होता है, जैसे आपको दे दिया समस्त पद समास विग्रह हिंदी अर्थ, प्रत्येक, एक एक प्रति, अर्थात हर एक, नहीं कहा जाता मैं प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दिया था। हम उस कोचिंग के या उस संस्थान के प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक कर्मचारी को मैं निमंत्रण दिया था, अर्थात मैं उन सभी हर एक व्यक्ति को, अब जितने शिक्षक थे मैं उन सभी शिक्षकों को क्या किया हूं, निमंत्रण दिया हूं आने के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित, इस सम्मेलन में, इस प्रोग्राम में उन्हें आने के लिए मैं क्या किया हूं, आमंत्रण दिया हूं, निमंत्रित किया हूं। तो इसका हिंदी अर्थ मैंने निकाला। यह आपका विग्रह नहीं, एक एक प्रति, बस हमने प्रत्येक कहा तो हर एक आप इसका समझ गए। अब जैसे यथा कामम, कामम अनित्य क्रम, कामम अपक्रम मतलब क्या है, अनुसार होता है। तो यथा कामम मतलब काम के अनुसार, यथा शीघ्र, यथा काम यानी काम के अनुसार, यथा उसके अनुसार हमें चलना है। अब देखिए प्रतिदिनम, आप जब प्रतिदिनम को सोचेंगे या इसको देखते ही आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक दिन। प्रतिदिनम मतलब प्रत्येक दिन। जब आप प्रतिदिनम को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रतिदिनम अर्थात प्रत्येक दिन। आपको क्या मिल गया प्यारे साथियों, प्रत्येक दिन। प्रतिदिनम को आप यदि देखते हैं तो किसमें मिल जाएगा, प्रत्येक दिन। इसकी हमने व्याख्या की, यह केवल आपको संस्कृत में तोड़ के, प्रत्येक मतलब एक एक प्रति, एक एक प्रति अर्थात एक एक सतह, ठीक है। अब प्रत्यक्ष मतलब क्या है, देखना। तो हम उस हर एक, इसका हमने समास विग्रह नहीं किया, केवल व्याख्या हम कर पा रहे हैं, विग्रह नहीं हो पाएगा, केवल इसकी व्याख्या होगी। प्रत्यक्ष मतलब सामने जो है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जब आप प्रत्यक्ष लिखते हैं तो प्रत्यक्ष आप कब कहेंगे, जब वह चीज, यह वस्तु आपको दिख रही है। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, आंखों के सामने। आंखों के सामने जो होगा वही हमारा क्या होगा, प्रत्यक्ष। नहीं कहता कि प्रत्यक्ष तौर पे हम आपको बता रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमने उनको देखा, अप्रत्यक्ष तौर पर हम आपको बता रहे हैं, मतलब बिना देखे उस चीज को हमने आपको क्या किया, संबोधन कर दिया, कह दिया उस बात को। अब यथाशक्ति, यथा मतलब क्या होता है, यह चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यथा यहां पे भी आया है, इसका मतलब हो गया अनुसार। अब किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार हम उनको क्या किए, धमका दिए। हमारी शक्ति देखकर ही वो क्या हुए, डर गए। यथाशक्ति, यथा मतलब हो गया अनुसार। जिसे काम दिया है, यहाँ पे संस्कृत वर्ड मामम लग गया, इसलिए तो यथा काम आता तो आप तुरंत इसकी व्याख्या कर जाते थे कि काम के अनुसार।
इसी प्रकार आपको मिला मेरे प्यारे साथियों यथाशक्ति, तो आपने लिख दिया शक्ति के अनुसार। देखिए रातों रात मतलब रातों रात काम हुआ, इसका क्या आपके पास व्याख्या हो रही? मतलब उन्होंने जो काम किया रातों रात किया, जैसे प्रत्येक रातों रात मतलब जितने रात हुए, हर एक रात, रातों रात मतलब हर एक रात में यह काम क्या हुआ? समाप्त हुआ। पानी वानी, देखिए हमने आपके लिए यह क्यों शब्द लिखा, आप जब 12th में आएंगे या आप जब वनडे का तैयारी करेंगे, जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, या फिर बीडीओ हो गया, कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी में, तो यह आपको इसमें नियम पढ़ना पड़ेगा। पानी वानी मतलब एक सार्थक शब्द हो, एक उसके साथ क्या हो? असार्थक शब्द, बिना उसका केवल सहारा देने के लिए। गांव में बोल देते हैं कि पानी वानी लेते आयो, खाना पीना खा लो, खाना वाना खाए, चाय वाय पिए, तो यह सार्थक और उसके साथ यदि दूसरा असार्थक शब्द उसका सहयोगी रूप बना हो, तब भी वहां पर हमारा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। यह चीज आप ध्यान में दे दीजिएगा कि पानी वानी मतलब पानी वानी कुछ लाइए इनके लिए, खाना वाना खा लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, चाय नमकीन कर लीजिए, आना जाना तो लगा रहेगा। मतलब क्या कह सकते हैं, एक सार्थक हो, दूसरा यदि उसके विलोम पर भी आ जाए या पर्यायवाची, तब भी वहां पर क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास। तो पानी वानी मतलब एक सार्थक हो और एक दूसरा क्या उसका? एक सार्थक हो और दूसरा उसके साथ जुड़ने का भाव रखता हो, ठीक है, जुड़ने का भाव रखता हो। जैसे जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब जब तक जी रहे हैं तब तक वह क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। जीवन पर्यंत अर्थात अपने जीवन के साथ वह उस काम को करते चल रहे हैं। अब देखिए हमारा अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। अब हम आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है? इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। मैंने आपको पहले बताया ही किस पद की प्रधानता होगी, किस पद की प्रधानता नहीं होगी। जब दोनों पदों के बीच या तो विशेषण विशेष, देखिए या आपका क्या है? विशेषण आएगा और विशेष आएगा। संज्ञा और सर्वनाम को बताया जाए, जब उसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की जब विशेषता बताया जाए तो क्या हो जाएगा? विशेष हो गया। का संबंध होता है या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है। किस प्रकार होता है? उदाहरण से देखने का प्रयास करिए आप मेरे प्यारे साथियों कि दिया है इसके नोट में, इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसके कुल 7 भेद होते हैं। किसके भेद पूछ लिया जाए, यदि 1 नंबर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनेंगे ही समास के आपके, ठीक है, तो आपको उसमें पहचानना है। अब उसमें पहचानेंगे तो भेद भी आपसे पूछ लेगा कि इस समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे इस समास के 7 भेद होते हैं। किस समास के होते हैं? कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। और इसके यदि विशेषण विशेष्य के आधार पर इस भेद का निर्धारण किया जाए तो वह कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे विशेषण पूर्व पद प्रधानता, विशेषण उत्तर पद की, और विशेषण संबंध समास पद के प्रधानता के आधार पर, इस आधार पर, इस पद के आधार पर, विशेषण विशेष के आधार पर और पद को निर्धारण करते हुए कितने प्रकार के हो गए? ये कर्मधारय के 4 भेद हो गए। अब इसके हम उदाहरण को देखते हैं। क्या कह रहा है? इसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी। उत्तर पद की प्रधानता है, देख रहे हैं कैसे है? जैसे इसमें दे दिया गया है नील गाय। उत्तर पद क्या होता है? जो पद के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे इसमें दिया है नील गाय, तो गाय कैसी है? नीली है। गाय किस रूप में है? उत्तर पद में है। और ये जो नीली है यह किस पद में है? पूर्व पद में। तो हम किस पद की प्रधानता को ले रहे हैं? गाय की विशेषता बता रहे हैं ना। अब देखिए विशेषण विशेष का संबंध, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे गाय कैसी है? नीली है, तो विशेषण जो हमारा क्या हो गया? विशेष विशेषण से संबंध रख रहा है। अभी इसी में दे दिया जाता काली गाय। अब गाय कैसी है? काली है।
नीली गाय, नील गाय, नीली है जो गाय। तो मैंने उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय का निर्धारण किया। जैसे दे दिया जाए अभी आपको श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब क्या हो जाएगा, सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र। इसी प्रकार आपको मिलता है एक पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण। तो वह हमारे संख्यावाची, जब आप बहुब्रीहि में हम चलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा पीतांबर, अर्थात जो पीले वस्त्र को धारण करे। अब पीले वस्त्र को कौन धारण करता है, अन्य पुरुष कोई होगा, अर्थात तीसरा पद की प्रधानता हो गई, कृष्ण पीले वस्त्र को। आप पवन दूतिका में पढ़े होंगे, मैंने ही पढ़ाया है कि कट पहने, जो छबीला होता है वो अपने कट मतलब क्या होता है, कमर, कट मतलब कमर, वो अपने कमर पर क्या पहनते हैं, पीले कलर का, पीले कलर का घाघरा, जिसे वो पीले वस्त्र के रूप में धारण, तो उन्हीं के लिए पीतांबर वस्त्र आया है। जैसे दशानन अर्थात जिसके 10 अंग हो, किसके थे, रावण के। तो हमारा अन्य पद की जब प्रधानता होती है तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो यहां पर क्या है, श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र। अब इसमें देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र की बताई जा रही है। और वस्त्र किस रूप में है, उत्तर पद में है। किस रूप में है प्यारे साथियों, उत्तर पद में है, और इसकी विशेषता सफेद से दी जा रही है। इसी प्रकार घनश्याम, अब घनश्याम को आप तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, घन के समान श्याम, घन के समान, घन के समान कौन है, श्याम, अर्थात इसके समान। अब श्याम अर्थात कृष्ण किसके समान है, घन अर्थात श्याम वर्ण, सफेद जो आकाश के रूप के कौन है, श्याम है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, कृष्ण की विशेषता बताई जा रही है। किससे तुलना कर कर, घन के, उस आकाश से, बादल से तुलना कर कर बताई जा रही है, घनश्याम। तो आपको यहां पर विशेषण विशेष संबंध मिल गया। अब इसी तरह दिया गया है नीलाश्व, नीलाश्व को जब आप तोड़ेंगे तो नीला अश्व में, किसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नीला अश्व। अब नीला अश्व, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। अब घोड़ा कैसा है, नीला है, घोड़ा कैसा है, नीला है। तो इसमें किस पद की प्रधानता मिली आपको, उत्तर पद की प्रधानता मिल गई। अर्थात यह कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे दिया है कुपुत्र, कुपुत्र का मतलब क्या होता है, बुरा पुत्र। कुपुत्र का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, बुरा पुत्र। इसी प्रकार यदि आपको दिया जाए जैसे बुरा पुत्र, अब किसको बुरा बताया जा रहा है, किसकी विशेषण विशेषता संबंध रखी जा रही है, पुत्र की। पुत्र कपुत्र हो जाए, मात क्या होता है, वो कपुत्र नहीं हो सकता। जो माता है कभी कुमाता नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको केकेयी अनुताप में बताया था, माता कुमाता न हो, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो कुपुत्र मतलब क्या होता है, बुरा पुत्र होता है। अब देखिए सज्जन, सज्जन को जब आप तोड़ेंगे तो सज्जन व्यक्ति अर्थात सच्चा व्यक्ति, सज्जन किसमें टूट जाएगा, सच्चा व्यक्ति में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सच्चा व्यक्ति। अब व्यक्ति कैसा है, सच्चा है, वो सच्चाई है, तभी उसको क्या बोला गया, सज्जन। अब व्यक्ति किस पद की प्रधानता को रख रहा है, उत्तर पद को ही तो प्रधानता रख रहा है। किस पद को प्रधानता, उत्तर पद के ही प्रधानता को वह दिखा रहा है। जैसे महात्मा, जब आपको महात्मा मिल जाएगा तो महान आत्मा वाला, जब आप महात्मा को तोड़ते हैं तो आपका क्या मिलेगा, महान आत्मा अर्थात महान आत्मा। अब जिसकी आत्मा, जिसकी हृदय क्या होगी, महान होगी, उसे हम क्या कहेंगे, महान आत्मा वाला व्यक्ति ही कहेंगे। महान आत्मा वाला व्यक्ति कैसा हो गया, सज्जन महात्मा। और व्यक्ति कैसा है, किस पद की प्रधानता रख रहा है साथियों, उत्तर पद की अर्थात लास्ट वाले पद की, उत्तर पद की प्रधानता को रख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको कर्मधारय समास बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और अव्ययी भाव भी समास समझ में आया होगा। और हमारा समास का लास्ट टॉपिक, लास्ट हेडिंग आने वाला है
बहुव्रीहि समास। तो एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता? पूर्व पद की प्रधानता। इस समास का विग्रह नहीं होता। रातों रात, दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, यह सब किसमें है? अव्ययी भाव समास में। आप आते हैं कर्मधारय समास में, इसके उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे नील गाय। तो गाय कैसी है? नीली है। हम किस शब्द पे जोर दे रहे हैं? गाय पे। ऐसे हमको मिल गया नीलाश्व, अर्थात अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा कैसा है? नीला है। इसकी विशेषता बताई जाती है, तो इसमें किसका संबंध होता है? विशेषण विशेष का संबंध रखता है, या उपमेय उपमान का संबंध बताएगा। अब हम आते हैं आगे, और यह हमारा होगा लास्ट समास का लास्ट टॉपिक, और इसमें हमारा समास क्या होगा? समाप्त। देखिए, बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर दोनों पद की प्रधानता आप कह सकते हैं समस्त पद की प्रधानता होगी। क्या होगी? समस्त पद के प्रधानता के आधार पर पद के आधार पर नहीं, बल्कि अन्य पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद क्या होगा? जैसे हमने अंग कितने बताए, समास के कितने भाग हैं, उसके कितनी शाखा है? 4 पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। पूर्व पद जो पद पहले आए, उत्तर पद जो पद बाद में। हम बीच बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि आप उसको याद कर लीजिए, उसी पूरा समास टिकाई। समस्त पद जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, और विग्रह क्या? अलग कर देते हैं, जब विभाजन कर देते हैं देवरान जेठान में, वही हमारा समास विग्रह हो गया। देखिए, बहुव्रीहि समास, इनमें अन्य पद की प्रधानता है, ये लिखा है ना, अन्य पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। और अन्य पद वह कौन से है? आपके सामने आ गया। इसमें तीसरे पद की प्रधानता। ना आप होंगे, ना आपके पिताजी की चलेगी, आपके बीबी की चलेगी। अर्थात बीबी कौन सी पद हो गई? अन्य पद, तीसरा पद। ना आपका चला, न आपके पिताजी का। किसका चला? आपके बीबी का। तो किस पद की प्रधानता? तीसरे पद की। विग्रह करने पर आपको यदि पहचान देने के लिए आ जाए कि यह कौन सा समास है, तो आप उसको पहचान बता दीजिए कि उसमें वाला है, जो है, जिसका है, जिसकी है, जिसमें है, वह है, आदि। यह आपके सामने, आंखों के सामने आज देखने को मिलेगा, आपके पुस्तक में भी यह नहीं है। यह यत शब्द के रूपों अस्य, यन, यस्में आदि आ सकते हैं। यही वाला मैंने संस्कृत में लिख दिया है। देखिए, जैसे गजानन, गज के समान मुख है जिसका। गज मतलब क्या होता है? हाथी। अब हाथी के समान किसका मुख है? गणेश का। तो तीसरा इसमें कौन सा पद आ गया? गणेश। यही हमारा क्या है प्यारे साथियों? अन्य पद की प्रधानता है। यही हमारे क्या है? अन्य पद हैं। कौन है? गणेश। अब लंबोदर, लंबोदर का जब आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदय। अब उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। अब किसका पेट है? गणेश का ही तो है। अब जैसे पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका। पीतांबर जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? पीला है वस्त्र जिसका। पीला है वस्त्र जिसका। और पीला वस्त्र कौन धारण करता है? गणेश। इसमें देखिए हर एक पद किसमें आ रहा? अन्य पद की प्रधानता में निकाल रहा है। अब इसी तरह यदि नीलकंठ मिल जाए तो क्या लिखेंगे? नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। वह कौन है आपके सामने? शिव। देखिए पहचान आपको, जिसका, 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 इसीलिए यहां पे हमने लिख दिया वाला है, जिसका है, जिसकी है, जिसमें है। यदि वीणा पाड़ी दे दें तो जिसके हाथों में, जिसकी हाथों में वीणा हो, जिसकी हाथों में वीणा हो, वह कौन है? सरस्वती। रोज पूजा कर लिया करो इनका। जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, या जो इंद्रियों को जीत लिया हो। अब वह कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जो आपके इंद्रियों को, अर्थात आपके आंखों को, बेचैनी को
चुरा ले वही क्या हो जाएगा, जितेंद्री। तो यदि आपको दे दिया जाए केवल जो इंद्रियों को जीत लिया है उसमें कौन सा समास है, तो आप आंख बंद कीजिए, आपको पहले ही क्या मिल गया, जो। तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका पहचान हमने आपके सामने रख दिया है। वाला है, जो है, जिसका है, जिसकी है, जिसमें है, आदि आते हो। अर्थात ये तुलना के तौर पर आप लिख सकते हैं, यह तुलनात्मक रूप पर भी क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। यही हमारा रहा पूरा समास का कहानी। आपको ध्यान में ज्यादा जो रखना है, मैंने इसको तोड़ा समास को। समास दो शब्द में टूट गया, सम धन आस में। सम का मतलब हुआ सम्यक, सम्यक का अर्थ है उचित, उचित का अर्थ है ठीक, ठीक का अर्थ है सही। आस का मतलब है बैठाना, बैठना या मिलना। जब दो शब्द सही क्रम में सार्थक रूप में बैठ जाएंगे वही हमारा क्या होगा, समास हो जाएगा। और इसमें आपको पद को ध्यान रखना है। पद कब बनेगा, जब शब्द और कारक की विभक्तियां जब मिल जाएंगी तो वह पद बनेगा। उदाहरण से हमने आपको सिखाया गंगा जल। गंगा हमारा क्या है, संज्ञा है। का हमारा कारक विभक्ति है और इससे मिलने के बाद एक पद का निर्माण हुआ, उसे क्या बना दिए हम, गंगा जल। ये मैंने आपको लिख दिया पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है। और यहां केवल आप इतना याद कर लेंगे तो आप किसी का भी परिभाषा बता सकते हैं कि अव्ययी भाव समाज में किस पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की। तत्पुरुष कर्म धारित द्विगु में तीनों में उत्तर पद होते हैं। द्वंद्व में, द्वंद्व मतलब क्या है, दो विचारधाराओं में फूट चलना। दो विचारधाराएं क्या हो, जब विरोधी हो अर्थात द्वंद्व हो, तो आप लिख सकते हैं समस्त पद की प्रधानता अर्थात दोनों पद की प्रधानता होगी। बहुब्रीहि समास, अन्य पद की प्रधानता। अब एक नोट यही बता दे रहे हैं आपको, पूछ ले कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। शब्द को सुनिएगा, पद की प्रधानता बोल रहे हैं तो पद की प्रधानता के आधार पर कितने हो गए, 4 हो गए। और वैसे समास का भेद कितना होता है, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 हो गए समास के भेद। और पद की प्रधानता के आधार पर 4। तो आज हमारा समास क्या हुआ, स्वाहा। इसकी जो आग कुंड था सब समाप्त। अब हम आपको एक वीडियो में लाएंगे प्रत्यय, उपसर्ग, धातु सब विभक्ति लाके आपको एक बार सामने समझा देंगे। इसके बाद आपका जो संस्कृत व्याकरण है वो समाप्त। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपनों का साथ निभाइए। इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।